नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो यू विल सी द ऑब्जेक्ट क्या है इसका। ऑब्जेक्ट इज टू व्हाट, टू सेव द ऑनेस्ट प्लेंटिव्स। कि अगर किसी से ऑनेस्टली कोई मिस्टेक हो गई है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑनेस्ट या बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से ही शुड नॉट सफर दैट हिज सूट इज नॉट नॉन सूटेड, कि उसका केस पर डिसीजन आ ही ना पाए उसमें वो। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा आपके लिए प्रीलिम्स का कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रूल 10 क्लॉज 1 टू सेव व्हाट, ऑनेस्ट प्लेंटिव्स। कर लेंगे आपने, ये बताइए। आई थिंक इट इज सफिशिएंट। I have given you notes as well for this. Now you should read this along with the clause 3 as well. Rule 10 clause 3. No person shall be added as plaintiff without his consent. If you want to add someone as plaintiff, then his consent is also necessary. Got it or not? So this is what about 10(1) substitution or addition of plaintiff, and question will come from you. See, अगर मैं आपसे पूछूं 10(1) deals with what, addition or substitution of plaintiff or defendant or both? Answer is only plaintiff। ध्यान रखना, rule 10(1) is dealing with only with plaintiff। तो 10(1) should be read with 10(3) consent। कर लेंगे आप लोग। सेटिस्फेक्शन क्या चाहिए, बोनाफाइड मिस्टेक होनी चाहिए, एंड सेकंड क्या होना चाहिए कि इट इज नेसेसरी फॉर द, यस। क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बार जो हमने पढ़ा अभी तक। सी, रूल 10 स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग, सब्स्टिट्यूटिंग, फाइन। दिस इज द डेमो क्वेश्चन फॉर यू। स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग, सब्स्टिट्यूशन कहां पर है, ऑर्डर 1 रूल 10 में है। एंड दिस वेयर अ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ और वेयर इट इज डाउटफुल, then at any stage if court finds that it is a bona fide mistake and necessary for the determination of real matter in dispute, so to do, then क्या करेगी कोर्ट, add any other person to be substituted or added as plaintiffs and upon such terms at the court thinks fit। यानी कि कोस्ट वगैरह लगाई जा सकती है कि प्लेंटिफ ने अगर इस तरीके से किया है तब। तो कर लेंगे आप। नो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रूल 2, लेट्स स्टार्ट विद दिस अगेन। कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज। प्लीज ध्यान दीजिए, इसकी मार्जिनल नोट पे ध्यान देना। कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज, दिस इज नॉट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ओनली, दिस इज द स्ट्राइकिंग आउट और एडिशन ऑफ पार्टीज। गॉट इट? दिस इज
parties. No, it is not confined to only plaintiff, it is not confined only for defendant. Don't get confused because rule 1 was relating exclusively to plaintiff, so it must be for defendant. No, it is not the case. That is a separate story. वहाँ पे plaintiff की bona fide mistake थी, suit was instituted with bona fide mistake, therefore that was corrected by substitution or addition. Whom? Only plaintiff, and that was with to consent as required by rule सब रूल 3. समझ में आ रही बात नहीं आ रही आपको? नाउ इट इज द केस ऑफ स्ट्राइकिंग आउट और एडिंग ऑफ पार्टीज, नॉट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट. इट मे बी प्लेंटिफ, इट मे बी डिफेंडेंट एज वेल. कर लेंगे आप. सो मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को इस तरीके से, एज आई डिस्कस विद यू, कि एग्जामिनर के पास स्कोप कितना है. सपोज आई एम द एग्जामिनर एंड यू ऑल आर द एस्पिरेंट्स. एज ए एग्जामिनर मेरे पास ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा. आई नो नाउ द सिलेबस इन द जुडिशियल सर्विसेज इज कन्फाइंड. आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस. एज इन केस ऑफ GS in UPSC, GS is a unlimited syllabus. I can ask anything. So the chances or probability of repetition is very, very less in case of general studies. But in case of law, as an examiner, I will feel कि I will have to repeat the questions. I will have to make the questions from order 1 to this. I can't go beyond that. So what will I do? What would I like to check? That whether you have read these provisions carefully or not, whether you are intelligent enough to differentiate the difference between these two clauses or not. So I will check your knowledge on the point whether you have noted that this is the word add parties. It is not confined to plaintiff or defendant. In one word, whether you have read and understood the BERET precisely or not. अगर आपको BERET बहुत अच्छी तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से, प्रिसाइसली पढ़ना आया है या नहीं आया है, अगर मैंने इतना ही चेक कर लिया एंड यू आर फाउंड गुड, यू आर गुड एनफ टू बिकम ए जज. सो एग्जामिनर के पास बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, तो वो लैंग्वेज में ही भटकाएंगे आपको. फॉर एग्जाम्पल दैट रूल 10 सब क्लॉज 2 डील्स विद द स्ट्राइकिंग आउट एडिशन ऑफ ऑप्शन ए plaintiff, option B defendant, only defendant, or both. Or both हो गया. Because we can do it right now because we are right now dealing with it. But supposedly this question comes after 2-3 months. You may get confused. What it? Precisely पढ़ना and then keeping it in mind for a longer time. That's an art actually. और उसके लिए सिर्फ एक काम करना है आप लोगों ने, बस जबरदस्त तरीके रिवीजन करना है. जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, इट शुड बी हैंडी एज ए टेबल ऑफ 5 टू यू. टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 10, उन टेबल्स को रिवाइज करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही होगी. पिछले 10-15 साल में आपने कभी रिवीजन नहीं किया होगा उसका. आई थिंक मेरे ख्याल से क्लास 8th के बाद में, 10th के बाद में आपने कभी रिवीजन नहीं किया होगा टेबल्स का. इट मीन्स लगभग 15 साल बाद भी आपको वो चीज़ें याद हैं. क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपने इतनी बार रिवीजन किया होगा कि आपके माइंड में वो इम्बाइब हो गई हैं. और वो चीज़ें भी इतनी सिंपल है जितने ये हैं, ये वो डिफ़िकल्ट नहीं है. इनको रिवीजन चाहिए बस. जिस दिन रिवीजन हो जाएगा तो उसके बाद में ये बहुत छोटा सिलेबस आ जाएगा. ऐसा समझिए आप कि जैसे एक गाय ने, एक भैंस ने 8-10 लीटर 8 to 10 लीटर मिल्क दिया. ठीक है ना, उसको संभालने के लिए यू नीड सम बिग बिग कंटेनर है कि नहीं है ना. उसका हमने घी निकाला, तो घी निकाल करके उसी 10 लीटर उसका वो थोड़ा सा एक छोटे से बाउल में आ जाएगा. कंसाइज हो गया वो, है कि नहीं है. स्ट्रेंथ ऑफ दैट 10 लीटर मिल्क विल बी कंसाइज इनटू दैट इन सम लीटर, आई थिंक ½ kg मैक्सिमम, है कि नहीं है. मीन्स बड़ी चीज़ होकर कंसाइज होकर छोटे उसमें कन्वर्ट हो गई अभी है. वैसे ही जैसा आपका सिलेबस आपको लगता है कि इतनी सारी बुक्स हैं, इतने चैप्टर्स हैं, इतने सेक्शंस हैं, जब आपको ये याद हो जाएंगे और रिवीजन मोड में ले जाओगे इसको आप, तो यही कंसाइज होकर जिस चैप्टर को आपको 2 घंटे लगे समझने में, याद करने में, उसको रिवीजन करने में मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे फिर आपको. तो वो सिलेबस आपको उतना वास्ट दिखेगा नहीं. ये सिलेबस आपको तभी वास्ट दिख रहा है जब तक आपने इसको नहीं किया है. या फिर से ऐसा समझिए
कि अभी दिल्ली की गलियों में घूमेंगे आप तो दिल्ली बहुत बहुत ज़्यादा एकदम वॉस्टली या बिखरी नजर आएगी, लेकिन जब प्लेन में चले जाएंगे हम, ऊपर से देखेंगे आप इसको ना, तो आपको ये जो बड़े बड़े बंगलोज हैं, बड़े बड़े, वो छोटी सी पॉकेट नजर आएंगी आपको, ये है कि नहीं है, बहुत छोटी सी नजर आएगी, बस पूरी दिल्ली को आप एक बार देख पाओगे आप, है कि नहीं है। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जब आपके इस पर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, तो जब हाइट से देखेंगे आप, तो आपको ये चीज़ें जो बहुत मुश्किल अभी लगती हैं, ये बहुत आपके लिए बहुत छोटी, बहुत कंट्रोल लगेंगे आपके लिए। ऐसे समझिए जैसे कोई 2nd क्लास में 3rd क्लास में जो बच्चा है, जिसके लिए टेबल सभी बहुत मुश्किल होंगे काम, जो अभी बच्चा टेबल याद कर रहा होगा उसको बहुत मुश्किल काम लग रहा होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपके लिए कितना ईजी हो चुका, आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, वो कहेगा मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो वही आपकी स्टेज है। अगर आपने इसको ये समझ लिया कि ये परेशानी मेरी महीने 2 महीने की है, तो फिर आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल जो एक होता है ना कि मुझे इस बड़े कोर्स से टकराना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो साइकोलॉजिकल फियर आपका निकल के आए बाहर। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ महीने 2 महीने की रिवीजन की चाहिए आपको, ये आपके कंट्रोल में होगा, आपकी पॉकेट में होगा सब कुछ। ये ऐसे ही होगा जैसे आपके दिल दिमाग में इस समय टेबल्स होते हैं, समझे नहीं समझे? तो करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कर लेंगे। तो अगर हमें ये पता हो कि बहुत आसान काम है और बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, डर के आगे जीत है ना, तो इफ़ यू कीप इन माइंड तो बहुत जल्दी कर पाएंगे इसको। और नहीं तो आप इसको क्या करेंगे, ओहो ये करना है, वो करना है, सर ने इतना याद करा दिया, वैसे याद करा दिया, लड़ते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे। इसको अवॉइड करना है आप लोगों ने, है ना। कॉन्फिडेंस के साथ इसको चीज़ों को आगे बढ़ाइए और ये मान के चलिए आपकी मुट्ठी में आने वाला है। बने ही आप जज बनने के लिए हो, और कोई काम होगा ही नहीं आप लोगों से, ठीक है। चलिए कम टू दिस, हम लोग आते हैं 10(2) पर आते हैं। कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज, तो देयर आर 2 वर्ड्स, स्ट्राइक और ऐड। स्ट्राइक मतलब नाम काटना केस से, और ऐड मीन्स समथिंग एडिशन इन दैट। सी दिस अगेन, कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस नाउ। अगेन दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द proceeding, even in the appellate proceeding. It means either upon or without the application of either party. Either upon or without the application of the party. It means what? You see like this. The court may at any stage of the proceedings. You know it? Meaning of this now? Either upon or without the application of either party. It means what? On the application of parties only or suo moto. This power can be exercised suo moto or also on the application of parties. Either plaintiff may apply or defendant may apply. This is the question for the prelims. Why I am explaining this? Because यही क्वेश्चन कई बार आ चुका। The power under rule 10(2) may be exercised by the court. Option 1 only upon the parties, or option B suo moto, option C either on the application or suo moto. Answer is C. तो कर लेंगे आप लोग, प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए P for prelims आएगा यहां से। So at any stage either suo moto or upon application क्या, and on such terms as may appear to the court to be just, order that name of any party improperly joined. Why this quote? Name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out. So this is the first part. You see like this. What is the order in this? Order that name of any party improperly joined, whether plaintiff or defendant, be struck out. The only satisfaction, the need of this is the court should satisfy that the name of that party is improperly joined. इस व्यक्ति को गलत ज्वाइन कर लिया गया. This is the case of misjoinder, you can say like this technically, है कि नहीं? This is the case of misjoinder of parties. If the court comes to that conclusion either upon its own observation or on your application, then it may order that such name of that person be struck out. Struck out का मतलब समझती हैं लक्ष्मी जी? उसके नाम को वहाँ से काट दिया जाए, कि यहाँ से डिलीट कर दिया जाए. He will remain no longer party to the case. कर लेंगे? This is the question for you.
ए कोर्ट कैन ऐड और स्ट्राइक आउट ए पार्टी ऑन एप्लीकेशन सो मोटो। आंसर इज इधर ए और बी। नेक्स्ट पार्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।